आप सबों का अध्याय 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें स्वागत है। ये स्क्रीनशॉट है, आपके चैप्टर का स्क्रीनशॉट है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देरी का हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। गुड, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, क्यों हुआ? हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन हुआ है। तो देखो, तुर्की का जो खलीफा था उसके पोस्ट को सभी मुस्लिम सम्मानजनक मानते थे, तो ब्रिटेन ने क्या किया था, तुर्की के खलीफा के पोस्ट को समाप्त कर दिया था। तो इससे क्या हुआ ना, भारत के जो मुसलमान थे उनमें क्या हो गया, असंतोष फैल गया। तो जब भी असंतोष फैलेगा तो क्या होगा, आंदोलन होगा। तो भारत में उसके विरोध में क्या आंदोलन हुआ, एक आंदोलन हुआ जिसका क्या नाम था, खिलाफत। उसका क्या नाम था, खिलाफत। क्लियर हो गया एक नंबर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? एक्ट मतलब कानून। कोई ऐसा कानून था जिसका नाम रॉलेट था। तो कहता है ये कानून क्या है। तो देखो, कानून जो ये बना था, ये कब बना था, 1919 ईस्वी में बना था। इस कानून में एक प्रावधान था कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था। यही रॉलेट एक्ट है। इसलिए एक तरह से काला कानून है। सपोज करो कि तुम पर कोई मुकदमा नहीं चले और दरोगा आता है, तुमको जेल में डाल दे और तुम्हारा कोई अपराध नहीं हो, तुमको पता भी नहीं हो कि उसने क्यों डाला है। तो यही था रॉलेट एक्ट। क्लियर हो गया 2 नंबर। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? यात्रा है, हर यात्रा का कोई उद्देश्य होता है। हम जब कहीं जाते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो ये जो उद्देश्य था, ये नमक कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर लगा दिया था। नमक हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी था। तो ये जो कानून था उसका उल्लंघन करना था, तो उसी का उल्लंघन करना था। तो ये किसका उल्लंघन होता? अंग्रेजों की नीतियों का उल्लंघन होता। तो इसका विरोध करना ही दांडी यात्रा का उद्देश्य था। गांधी जी ने ये यात्रा की थी क्योंकि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि नमक पे अब कर लगेगा, तो उनका कहना था इस नीति का विरोध होना चाहिए। तो इसके लिए वो दांडी गए थे, वहां समुद्र से नमक बना के कानून को तोड़े थे। गुड। चौथा नंबर सवाल क्या है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? इसका 2 नाम है, या तो आप इसको दिल्ली समझौता कहिए या गांधी इरविन पैक्ट कहिए। ठीक है, तो कोई भी समझौता कोई डेट को हुआ होगा, तो वो डेट था 5 मार्च 1931। कौन सा डेट था वो, 5 मार्च 1931 ईस्वी। इस दिन गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। इस समझौता में क्या हुआ, इसमें कहा गया आंदोलन को गांधी जी स्थगित कर देंगे और बदले में अंग्रेज लोग, जो ब्रिटिश सरकार है, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उसकी रिहाई हो जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान दो, हमने क्या शब्द लिखा है, राजनीतिक बंदी। यानी कोई क्रांतिकारी अगर बंदी था, सपोज करो उस समय अगर कोई क्रांतिकारी बंदी होते तो उसकी रिहाई नहीं होती, सिर्फ राजनीतिक बंदियों की रिहाई होती। क्लियर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, चंपारण मीट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। गांधी जी ने, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, वहां पर क्या हुआ ना, नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही थी। तो ये जो नील की जबरन खेती हो रही थी उसके खिलाफ हुआ। कहाँ पे हुआ था, चंपारण में हुआ था। तो खेती के खिलाफ हो रहा था, तो इसका मतलब है किसान असंतुष्ट थे। तो किसके पक्ष में हुआ, किसके हक में हुआ, किसानों के हक में हुआ। और ये पहला सत्याग्रह था। ये क्या था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? षड्यंत्र हुआ, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ। ठीक है, ये सब शब्द नहीं होना चाहिए था, ये हमारे क्रांतिकारियों को गलत, क्या कहते हैं, प्रकाश में रखता है। तो चलो पढ़ ही लेते हैं क्या है। 1929 ईस्वी में
1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 31 श्रमिक नेताओं को देशद्रोह के झूठे आरोप में बंद कर मुकदमा चलाया था और उसका नाम रखा था ये। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताएं। देखो, नाम से ही लग रहा है कोई महान व्यक्ति थे। तो ये कहाँ के व्यक्ति थे? छोटा नागपुर के। छोटा नागपुर में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, तो ये किसके नेता हुए? आदिवासी नेता हुए। गांधी जी से प्रेरित थे, तो उन्होंने कहा अहिंसक आंदोलन के जरिए ही सामाजिक सुधार लाए जाएंगे। क्लियर हो गया? 7 नंबर। 8वां नंबर देखते हैं, एटक क्या है। तो एटक जो है वह एक राष्ट्रीय श्रमिक संगठन था, और ये भारत का क्या था? पहला श्रमिक संगठन था। कब गठित हुआ था? 1920 ईस्वी में। तो नाम से स्पष्ट है कि ये क्या है? श्रमिक संगठन है। तो ये किसके हितों की बात करेगा? ये हितों की बात करेगा मजदूरों के अधिकारों की। किसकी बात करेगा? मजदूरों के अधिकारों की बात करेगा। क्लियर हो गया? हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लिया है, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, चलो चलते हैं। क्या है? गुड। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? हम लोगों ने पहला सत्याग्रह पढ़ा, चंपारण पहला सत्याग्रह। अतः एक जन आंदोलन था जिसका नाम था असहयोग, और यह प्रथम जन आंदोलन था। तो देखो, कोई भी जन आंदोलन कब बनेगा? जब उस आंदोलन में सभी वर्ग भाग लेंगे। सभी वर्ग क्या करेंगे? भाग लेंगे। तो असहयोग आंदोलन में सभी वर्गों ने भाग लिया था। तो जब सभी वर्ग भाग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जन आंदोलन हो जाएगा। अब सवाल है, सभी वर्ग क्यों भाग लेंगे? अगर उसका उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों के उद्देश्य की पूर्ति करता हो, तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। कितने मुख्य उद्देश्य थे? 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था खिलाफत का समर्थन। ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खिलाफा का जो पोस्ट था उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? खिलाफत का समर्थन। यानी जो मुस्लिम आबादी भारत की थी, जो भारत की मुस्लिम जनता थी, वो इसमें भाग ली थी। ब्रिटिश शासन से सभी त्रस्त थे, तो ब्रिटिश शासन का विरोध हुआ। और हर को चाहिए स्वराज, सबको चाहिए स्वराज, तो स्वराज की भी मांग थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सभी वर्गों की मांग की पूर्ति करता है। तो इस कारण से क्या हुआ ना, पूरे भारत की जो जनता थी वह इस आंदोलन में शामिल हो गई। और जब पूरे भारत की जनता किसी आंदोलन में शामिल हो जाएगी तो वह जन आंदोलन होगा। और ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसा क्या हुआ था? पहली बार हुआ था। इसलिए ये क्या है? पहला जन आंदोलन है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? चीजों को समझो। सविनय, विनय के साथ यानी आदर के साथ, अवज्ञा आदेश को नहीं मानेंगे। आदेश को नहीं मानने की बात है, लेकिन विनय के साथ यानी आदर के साथ आपका आदेश नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कह देंगे आपका आदेश नहीं मानेंगे। गांधी जी थे ना, ये लिखा करते थे योर सर्वेंट ब्रिटिश को। बापू हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन लिखा करते थे ये ब्रिटिश सरकार को अंतिम में लिखा करते थे योर सर्वेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन से समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ी। सभी वर्गों की भागीदारी क्यों बढ़ी? लोग मरना नहीं चाहते थे, तो वो लोग प्यार से विरोध कर रहे थे, तो सभी लोग इसमें आ गए। महिलाएं भी आ गई, मजदूर भी आ गए, किसान भी आ गए। सभी ने पहली बार सक्रिय राजनीति में भाग लिया। राजनीति क्या होती है, कैसे विरोध किया जाता है, इस आंदोलन में पहली बार सभी लोगों ने भाग लिया। जब सभी लोग भाग लेंगे तो क्या होगा? ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। अब ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार पुलिसिया कार्रवाई भी निर्मम तरीके से नहीं कर सकती थी, क्योंकि लोग आदर के साथ विरोध कर रहे हैं।
उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। अभी भी जो हमारे संविधान में जितनी चीजें हैं वो 1935 से ही ली गई है, ये आधार है। सरकार ने पहली बार भारतीयों से बराबरी से बात की। पहली बार ऐसा हुआ जो ब्रिटिश सरकार थी और जो भारतीय थे ये दोनों आपस में बराबर में बैठ करके बातचीत किए थे। क्लियर हो गया? 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? ये जो अभी है ना कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना आजादी से पूर्व हुई थी। तो सवाल है कि इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो देखो, 19वीं सदी के अंत में भारत में राष्ट्रीय चेतना बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ ना, यहाँ के लोग विदेश जाकर के पढ़ने लगे। जब वो वहां जाकर के पढ़े तो वहां के शासन व्यवस्था को देखे, वहां के लोगों के संपर्क में आए। और हमारी संस्कृति तो पहले से ही उन्नत थी, तो जो भी गरीब जनता थी, जो भी आम लोग थे या पढ़े लिखे लोग थे, सभी में क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना बढ़ने लगी। और अंग्रेज क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। तो सभी लोगों को लगा कि हम एक एक कर करके एक व्यवस्थित संस्था, देखो अंग्रेज जो थे वो संगठित थे, एक सरकार के माध्यम से भारत पे शासन कर रहे थे। तो एक संगठित संस्था से लड़ने के लिए, एक संगठित संस्था से बात करने के लिए एक संगठित संस्था की आवश्यकता थी। तो उनको लगा एक संगठन होना चाहिए जो भारतीय होना चाहिए और वो अखिल स्तर पर हो, यानी भारत के स्तर पर एक संस्था हो। तो इन लोगों ने क्या किया, 1850 ईस्वी में एओ ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी एओ ह्यूम ये एक अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्लियर हो गया? 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। गुड। चौथा नंबर, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए हम कम शब्दों में ही लिखे हैं। बिहार में एक जिला है चंपारण, इसमें नील की खेती जबरदस्ती करवाई गई। तो ऐसी खेती जिसकी आवश्यकता किसानों को नहीं थी, वो खेती जबरदस्ती हो रही है। तो क्या होगा, किसान को मन भी नहीं होगा और उसको आय भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, किसानों की हालत क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने गांधी जी को, किताब जब पढ़ोगे तो वो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, उस व्यक्ति का क्या नाम था, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण किया चंपारण। गांधी जी चंपारण उनके हक में, उनके पक्ष में गए और आंदोलन किए। गांधी जी के हर आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो हमेशा सत्य और अहिंसा रहता था। ठीक है, इसी मार्ग पर चल करके उन्होंने कहा ये जो 3 कठिया प्रथा है इसको समाप्त करना होगा, और ये प्रथा समाप्त करवा दी गई। और यह पूरा आंदोलन विश्व इतिहास में चंपारण जो जगह है उसी के नाम पे, चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज चंपारण चंपारण मीट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इतिहास की दुनिया में चंपारण चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो चलो देखते हैं। 1922 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ गया में। कहाँ हुआ? गया में। उसमें एक प्रस्ताव रखा गया जिसको अस्वीकार कर दिया गया। तो प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे। तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज। क्या नाम रखा? स्वराज। नाम से स्पष्ट है स्वराज, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? स्वराज प्राप्ति करना होगा। लेकिन कांग्रेसी थे तो नीति हमेशा क्या होगा? सत्य और अहिंसा का होगा, सरकार से लड़ने का उद्देश्य नहीं होगा। तो इन्होंने काम सरकार के भीतर रह करके ही सरकार का विरोध करेंगे। स्वराज नाम है तो स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन की जो नीतियां होगी उसको वो अंत करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ ना कि इसके जो संस्थापक सदस्य थे चित्तरंजन दास, इनकी हो गई मृत्यु। तो जब संस्थापक दास की सदस्य की मृत्यु हो गई तो पार्टी क्या हो गई? कमजोर हो गई। क्लियर हो गया? हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लिया, लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लिया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारे लिए क्या है।
प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अति संबंध की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के बीच में जो घटनाएं हो रही थी, तो उसके बारे में करता है विवेचना करनी। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी विश्व के लिए, क्योंकि इस तरह का कोई युद्ध आज तक जिसमें बड़े बड़े सभी देश शामिल हुए हो, विश्व स्तर पर नहीं हुआ था। तो सवाल था कि ये जो युद्ध था, ये आखिर हुआ क्यों था? यह एक वर्चस्व की लड़ाई थी सभी मजबूत देशों के बीच में, औपनिवेशिक सत्ता के लिए, कि किसके अंदर कितना गुलाम देश है। अभी क्या था, मान लो ब्रिटेन के अंदर कुछ देश होंगे, फ्रांस के अंदर कुछ देश होंगे, इटली के अंदर कुछ देश होंगे, इन सबों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई कि हम बड़े तो हम बड़े। अब सवाल है, जब बड़े लोग लड़ेंगे तो उन्होंने जहां शासन किया था उनको भारे पर चाहिए सैनिक, तो भारत जैसा जो उपनिवेश था उसका व्यापक उपयोग हुआ, यहाँ के धन का, यहाँ के हथियारों का, यहाँ के व्यक्तियों का उपयोग हुआ। अब ब्रिटेन ने भारत से क्या क्या लिया? देखो, सैनिक लिया। कैसे सैनिक लिया? यहाँ जो व्यक्ति थे उनको सैनिक के रूप में नियुक्ति की। धन लिया, और युद्ध लड़ने के लिए जो कच्चे माल थे वो सारा चीज लिया। भारी योगदान हुआ। अब सवाल था, युद्ध का जब आरंभ हुआ तो जब भारत से ये सब चीज ले रहा होगा तो उन्होंने कुछ कहा होगा कि ठीक है, हम तुमको आजाद कर देंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ की जनता मरने के लिए चली जाती एक ऐसा युद्ध में जिस युद्ध से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था, अपना धन दे देती और कच्चा माल दे देती। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम भारत को आजाद कर देंगे। तो उस समय जो भारतीय नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ब्रिटेन का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे तो बदले में वो भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन युद्ध जो है 4 साल तक चला, तुरंत समाप्त नहीं हुआ। युद्ध क्या हुआ? लंबा चला। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई। सरकार को चाहिए पैसा, तो सरकार ने क्या किया? जनता पर जो टैक्स था उसमें कर दी वृद्धि। और जब हर युद्ध में था तो क्या हुआ? उसमें देश में बेरोजगारी बढ़ गई। इस सब चीज से क्या हुआ? जनता आक्रोशित हो गई। जनता क्या हो गई? आक्रोशित हो गई। राष्ट्रवादियों का भ्रम धीरे धीरे टूट गया कि अंग्रेजों का जो उद्देश्य है वो हमें आजाद करना नहीं है। जब तक लड़ाई चलती रहेगी वो यहाँ के लोग को सैनिक के रूप में धन और कच्चे माल लेते रहेंगे और हमको आजाद नहीं करेंगे। यानी इसको पता था वो लड़ने के लिए हमसे जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? कहा स्वराज की मांग को तेज कर दो। इसी दौरान एक महिला थी, एनी बेसेंट, और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल, घर का रूल, ठीक है, आंदोलन चलाया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? लखनऊ समझौता हुआ। देखो, मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम की बात करती थी, कांग्रेस मुस्लिम और हिंदू दोनों की बात करती थी। लेकिन उसके बावजूद जब एक अलग पार्टी मुसलमानों की थी तो विश्व पटल पे ऐसा लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। तो दोनों अलग अलग पार्टी नहीं दिखे, इसके लिए दोनों के बीच क्या हो गया? लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ में हुआ। इसी दौरान महात्मा गांधी क्या हुए? भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। चंपारण सत्याग्रह हुआ और महात्मा गांधी सक्रिय हो गए। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सफल सत्याग्रह किए। महात्मा गांधी क्यों लोकप्रिय हुए? क्योंकि उन्होंने जो सत्याग्रह किया चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में, यह सत्याग्रह पूरी तरह से क्या रहा? सफल रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए परिवर्तन का बिंदु बना, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ लेकिन इसी दौरान महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ। क्लियर हो गया पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कोई आंदोलन कब हुआ था वो लिखना होगा। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था।
नेतृत्व इस आंदोलन का किसने किया था? नेतृत्व इस आंदोलन का महात्मा गांधी ने किया था। अब सवाल है कि यह आंदोलन हुआ क्यों था? इस आंदोलन का जो कारण था वो 3 कारण था। पहला, खिलाफत आंदोलन के प्रति समर्थन देना था। मुसलमानों ने खिलाफत तुर्की के खिलाफा के पक्ष में आंदोलन किया था, तो इस आंदोलन का उद्देश्य था कि उस आंदोलन का हमको समर्थन करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उसके लिए न्याय की मांग करनी थी। और सबसे अंतिम बात, भारतीयों को चाहिए स्वराज, अपना राज, उसको प्राप्ति की आकांक्षा थी। तो इन तीनों चीज की पूर्ति कब होगी? तो उसके लिए गांधी जी ने कहा, क्या कहा? अंग्रेजों का सहयोग मत करो। अंग्रेजों का सहयोग करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो कैसे पता चलता कि हम अंग्रेजों का असहयोग कर रहे हैं, अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे हैं? तो कहा, अंग्रेजों की बनाई हुई जितने भी वस्त्र हैं, विदेशी वस्त्र, उसको बहिष्कार कर दीजिए। अदालतें में अंग्रेज बैठते हैं, उसको हटा दीजिए। स्कूलों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार हुआ। सारा चीज जो अंग्रेजों के समर्थन में है उसका क्या कर दीजिए? बहिष्कार कर दीजिए। तब क्या हुआ? यह आंदोलन एक व्यापक जन समर्थन मिला इस आंदोलन को। जब किसी आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिलेगा तो वह आंदोलन क्या हो गया? एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। पूरे देश में इस आंदोलन का समर्थन होने लगा। इसी दौरान क्या हुआ ना, धीरे धीरे लोग उत्साही होते गए। तो फरवरी 1922 ईस्वी में एक दुखद घटना होती है। जगह का नाम है चौरी चौरा। यहाँ एक हिंसक घटना होती है। तो जब हिंसक घटना होती है तो गांधी जी, जो कि अहिंसा की बात के समर्थक थे, उन्होंने कहा अब हम आंदोलन नहीं चलाएंगे, आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगर आंदोलन नहीं स्थगित होता तो हो सकता है भारत उसी समय ही आजाद हो जाता। जब आंदोलन स्थगित हुआ तो बहुत लोग ऐसे थे जो सरकारी नौकरी को छोड़ दिए होंगे, विदेशी वस्त्र को जला दिए होंगे। विदेशी वस्त्र, बहुत सारे दुकानदार ऐसे होंगे जो विदेशी वस्त्र को मंगाए होंगे बेचने के लिए, उन्होंने विदेशी वस्त्र को जला दिया। तो वैसे कई लोगों को क्या हुआ? निराशा हुई, क्योंकि कोई मुद्दा हल नहीं हुआ था। मुसलमान जो समर्थन किया था उसको लगा खिलाफत मुद्दा तो सब समाप्त हुआ नहीं, आंदोलन हो गया और ना ही हमको स्वराज मिला। फिर भी ऐसा देखा गया कि यह आंदोलन एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि इसमें कांग्रेस और गांधी जी ने जनता का विश्वास मजबूत हुआ। जो आम जनता थी उसको लगा कि अगर हम कांग्रेस और गांधी जी पे विश्वास करेंगे तो हमें स्वराज मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? विदेशी वस्त्र को जला दिया गया था। तब चाहिए स्वदेशी वस्त्र, तो उसके लिए चाहिए चरखा, और चरखा से क्या बना? खादी। चरखा से क्या बना? खादी। इस दोनों को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। अब पूरे भारत में कई भाषाएं थी, तो कहा गया कि हमको एक ऐसा सोचा गया, एक ऐसी भाषा चाहिए जो पूरे भारत को जोड़ सके। तो देखा गया कि अगर हिंदी को हम प्रोत्साहित करते हैं तो यह जनमानस की भाषा बनेगी। तो हिंदी को राष्ट्रीय एकता की भाषा के रूप में मान्यता मिली। क्लियर हो गया 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। कौन कौन कारण थे? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कब हुआ था? सबसे पहले देखते हैं कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। ठीक है, कारण क्या सब थे? पहला था साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन जब भारत आए थे ना, इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह कमीशन भारत के लिए बनाया गया था, और दुख की बात क्या थी कि इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया था। 1930 में ये हुआ था। 1929 में एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। और चौथा पॉइंट क्या था ना, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे नीचे हमको कुछ नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया था? 11 सूत्रीय मांगे सरकार को भेजी थी कि हमारी 11 मांग है, जिसमें उनका कहना था कि नमक पर जो आपने कर हटाया ना, उसको हटा दीजिए।
लेकिन सरकार थी, सरकार कोई बात कहाँ सुनती है। तो सरकार ने क्या किया, इन मांगों को ठुकरा दिया। सरकार ने इन मांगों को क्या किया, ठुकरा दिया। तो गांधी जी को लगा कि सबसे पहले नमक कानून तोड़ना जरूरी है। तो उन्होंने एक यात्रा की जो डांडी से शुरू होकर के साबरमती तक गया था, कानून को तोड़ दिया। यह जो आंदोलन था, नमक जो है आम जनता से जुड़ा हुआ मसला था, तो यह आंदोलन क्या हो गया था, जन आंदोलन बन गया था। जन आंदोलन था तो सभी लोग शामिल हुए होंगे, महिलाएं भी शामिल हुई, किसान भी शामिल हुए, व्यापारी भी शामिल हुए और सभी शामिल हुए। सरकार जब पहले 11 सूत्री मांग नहीं मानी तो आंदोलन को तो कुचलने का हर संभव प्रयास करेगी। तो उन्होंने कहा दमन करो, इस तरीके से आंदोलन को कुचलो। लेकिन हो गया उल्टा। सरकार अगर दमन की नीति अपनाएगी तो लोग उस शासन की वैधता पर प्रश्न उठाएंगे। तो लोग को ये लगने लगा कि ब्रिटिश को हम पर शासन करने का कौन सा अधिकार है, उसके शासन करने के अधिकार पर प्रश्न उठने लगे। तो क्या हुआ, ये जो आंदोलन था इसका क्या परिणाम निकला, इसका परिणाम निकला गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ और गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारतीय नेताओं की भागीदारी के रूप में यह सामने आया। क्लियर हो गया। हमने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देख लेते हैं क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। मजदूर आंदोलन कैसे कैसे हुआ। देखो, उद्योग जो होता है मजदूरों के कारण ही चलता है। तो मजदूर आंदोलन हुआ क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा था। तो कहता है भारत में जो मजदूर आंदोलन है इसका आरंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार ने भारतीय मजदूर वर्ग को भी प्रभावित किया। देखो, यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, जब औद्योगिकरण हुआ तो वहां मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रचार प्रसार हुआ जो मजदूरों के पक्ष में बात करती थी। तो जब यूरोप में हुआ ना, तो जब यूरोप से उद्योग भारत आया तो विचारधारा भी भारत आएगी। तो वहां से विचारधारा आई तो किसको प्रभावित करेगा, जो भारतीय मजदूर वर्ग होगा। शुरुआत में क्या हुआ, अलग अलग मजदूर जो था अपने अधिकारों के लिए, मजदूर को जो लगता था कि ये मेरा अधिकार है, उसके लिए उसने क्या किया, अलग अलग जगहों पर संघर्ष करते रहे। जैसे उदाहरण के रूप में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसकी मध्यस्थता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। यह पहला ऐसा हड़ताल था जिसमें एक राजनेता ने सहयोग किया। तो जब किसी हड़ताल में जो मजदूर लोग थे उसको एक महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति का समर्थन मिलेगा तो वो जो मजदूर आंदोलन होगा वो एक दिशा बदलने वाली घटना होगी। इसी दौरान 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति भी होती है। तो मजदूरों में क्या बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है कि हम भी सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1920 ईस्वी में सभी मजदूरों को लगा हमारा एक संगठन होना चाहिए, हमारा एक संगठन होना चाहिए। तो उसने एक संगठन की स्थापना की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसमें क्या हो गए, सारे मजदूर संगठित हुए, सारे मजदूर क्या हुए, संगठित हुए। CR दास जो थे एक महान राजनेता थे, इन्होंने कांग्रेस में कहा कि किसानों और मजदूरों को जोड़ना चाहिए, किसानों और मजदूरों को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो शुरुआत हुआ था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन समय के साथ इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। वामपंथी विचारधारा का प्रभाव मजदूरों पर ज्यादा पड़ा क्योंकि वामपंथी विचारधारा जो है डायरेक्ट मजदूरों के अधिकार की बात करती है। तो ये लोग किसके विरुद्ध आंदोलन किए, सरकार के विरुद्ध आंदोलन किए। तो सरकार हमेशा क्या करेगी, आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी। कुचलने के लिए उनकी जो नीतियां होगी वो क्या होगी, दमनकारी नीतियां होगी।
इसके बावजूद ये जो मजदूर आंदोलन था ये स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न बन गया और भारतीय समाज में श्रमिक चेतना का विकास हुआ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। तो देखो, गांधी जी क्या थे? प्रमुख और प्रभावशाली नेता थे, सबको पता है। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते थे। वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वो भारत आए। साल कौन था? 1915 ईस्वी। जब वो भारत आए तो उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत बनाया? उन्होंने सत्य और अहिंसा का सिद्धांत बनाया। तो कोई भी आंदोलन करने के लिए एक स्थान चाहिए, एक घर चाहिए, जहां लोग आकर के उनको अपनी समस्या बताते और वो अपने विचारों को लोगों को बताते। उसके लिए उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम की स्थापना। और जब आश्रम की स्थापना की तो वहां पर उन्होंने रचनात्मक कार्यों को क्या दिया? बढ़ावा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति उनको चंपारण आने के लिए निमंत्रण देते हैं। गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण, तो उनका जो ये सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग था, उसका सबसे पहला प्रयोग वो चंपारण में करते हैं, नील किसानों के लिए। किसके लिए? नील किसानों के लिए। और इसमें वो सफल होते हैं। और यह जो प्रयोग है यह यही नहीं रुकता है, यह खेरा और अहमदाबाद में किसान के बाद अब श्रमिक आंदोलन, किसान के बाद मजदूरों में भी ये लागू होता है और यहां भी उनको सफलता मिलती है। उसके बाद क्या हुआ? समय बीतता गया। बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है भारतीय राजनीति में। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया जाता है और उसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा होती है, जहां जनरल ओडायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसके विरोध में उन्होंने एक हड़ताल का आह्वान किया पूरे राष्ट्र में। उसका क्या नाम रखा? असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन काफी सफल रहा। चोरा चोरी हत्याकांड होता है, उसके बाद ये इसको वापस ले लेते हैं। फिर 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सफल रहा। और सबसे बड़ा आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो करते हैं 1942 ईस्वी में, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजों के भारत को हटने के लिए अंतिम जन दबाव बना। और इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत में रहना मुश्किल है। गांधी जी ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और जनता को आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। उसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आजाद हो गया। क्लियर हो गया? छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है छठा नंबर क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। वामपंथी मजदूरों की जो सबसे ज्यादा बात करते हैं, चलो देखते हैं। पहला लाइन तो आराम से अच्छा ही है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, जब रूस की क्रांति हो जाती है तो उसके बाद 1920 ईस्वी के दशक में साम्यवाद और समाजवाद का प्रसार हुआ। दोनों, साम्यवाद और समाजवाद दोनों का प्रसार हुआ। तो यह जो व्यवस्था है यह समाज के निचले तबके हक की बात करती है, और समाज के निचले तबके में कौन रहता है? मजदूर और किसान। तो इनके अधिकारों की बात हो रही है, तो यह व्यवस्था मजदूर और किसानों के बीच क्या हुआ? तेजी से लोकप्रिय हुआ। इसी दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। क्या नाम था? एम.एन. रॉय। इन्होंने क्या किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की? स्थापना की। उसके बाद ट्रेड यूनियन बने और किसान सभाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया आयाम दिया। अब जो ये वामपंथी थे, इनका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था। ध्यान दें, कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो था राजनीतिक स्वतंत्रता, कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, हमारा अपना राज है, फिर हम बाकी काम करेंगे।
लेकिन इनका था कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगी। आज अंग्रेज हमारा उनको गुलाम बना के रखा है, कल भारतीय ही भारतीय को गुलाम बना लेंगे। इसलिए ये चाहते थे सामाजिक और आर्थिक समानता भी हो, ताकि कोई किसी का शोषण ना कर सके। इसके लिए उन्होंने कहा मजदूरों को अधिकार चाहिए। मजदूरों को क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। भूमि सुधार हो ताकि सभी किसानों के पास जमीन हो। और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें मुट्ठी भर लोग पूरी आम जनता का शोषण करते हैं, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। अब जो कांग्रेस, जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता था और इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में था, इन दोनों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक था। तो दोनों के बीच क्या हुआ? व्यापारिक मतभेद हुए विशेषकर। और ये मतभेद कब सबके सामने आ गया? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उस दौरान ये सामने आ गया। लेकिन इसके बावजूद वामपंथी नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अब समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध। वामपंथियों की क्या कारण है ना कि ये अपनी पार्टी से ज्यादा वफादार होते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ? उनकी भूमिका विवादित रही, क्योंकि वे सोवियत संघ की नीति के अनुसार ब्रिटेन का समर्थन करने लगे। रूस और ब्रिटेन साथ थे, तो इनको लगा कि सोवियत संघ ब्रिटेन का साथ कर रहा है, तो ये ब्रिटेन का क्या करने लगे? समर्थन करने लगे। स्वतंत्रता के समय वामपंथी आंदोलन क्या हुआ? अनेक गुटों में विभाजित था, जिससे उनकी भूमिका सीमित हो गई। अब ये क्या बन अलग अलग गुट में बन गए, तो इनकी एक पार्टी नहीं था। जब छोटा छोटा गुट हो जाएगा तो किसी की भी जो भूमिका होगी वो सीमित हो जाएगी। फिर भी हम क्या देखते हैं ना, इनके आंदोलन ने क्या की? विचारधारात्मक गहराई दी। लोगों को वामपंथी विचारों से विचार करने की शक्ति मिली। क्लियर हो गया? 6 नंबर अब समाप्त हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।